नमस्कार, न्यूज रूम से इस बिग ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और आप जानते हैं कि लगातार हम न्यूज रूम से आप तक हर अपडेट पहुंचाते हैं, जो खबरें तत्काल तुरंत आई हुई रहती हैं, यानी ब्रेकिंग न्यूज आप तक न्यूज रूम से। और आज जो ब्रेकिंग न्यूज हैं, आज जो खबरें हैं, दिन भर कौन सी खबर जो सुर्खियां बन सकती हैं, ये सब हम अभी अगले 1 घंटे में आपको बताएंगे, पहुंचाएंगे आप तक। और आज सबसे ज़्यादा खबरें जो हैं वो कोर्ट रूम से आने वाली हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या वो हाई कोर्ट हो। खासकर सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारी खबरें हैं और उसमें नीट पर खबरें हैं। उसमें खबरें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जो केस है शराब घोटाला, उससे भी हैं। और खबरें कुछ पॉलिटिकल गलियारे से भी है, जिसमें सबसे बड़ी चीज आंध्र प्रदेश और बिहार, जो 2 बैसाखियां हैं, उन बैसाखियों से भी खबरें हैं। यानी बिहार और आंध्र प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, उससे केंद्र की सरकार पर क्या असर पड़ेगा, यहां से भी खबरें हैं। और खबरें जो हैं वो देश में चुनाव की प्रक्रिया में जो कुछ होता है, जो बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं और उसके बाद वहां से आगे क्या कुछ होता है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। कल आपने देखा कि 13 सीटों पर 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, और उन उपचुनावों को लेकर भी बहुत सारी खबरें हैं। तो खबरें बहुत हैं और इस पर चर्चा के लिए पूरा न्यूज रूम हमारे साथ मौजूद है। खासकर हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी मौजूद हैं। अमलेंदु जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं, क्या कुछ खबरें हैं, फटाफट जरा राउंड अप दे दीजिए एक, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और बहुत कुछ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह लौट आए हैं ऑस्ट्रिया से। रूस पहले गए, मॉस्को के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना गए, और उन दोनों जगहों से भी क्या कुछ लेके आए हैं ये भी हम समझेंगे। लेकिन यहाँ कोर्ट से क्या है? देखिए राजीव जी, एक तो कोर्ट से जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो 3 जजों की बेंच है वो आज मनीष सिसोदिया के मामले में उनकी जो बेल की पिटीशन है उस पर आज सुनवाई करेगी, दिल्ली एक्साइज मामले में। और उसमें जो है जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच है, वो मतलब उसको हेड कर रहे हैं, उस पर आज सुनवाई होगी। और दूसरी खबर ये है राजीव जी की जो नीट का मामला है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया। और हलफनामे में उसने कहा है कि जो डाटा एनालिटिक्स है वो IIT मद्रास के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको डाटा एनालिसिस किया, और सरकार ने ये कहा है कि इसकी काउंसलिंग जो है वो जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाएगी, ये उसको बताया है सुप्रीम कोर्ट को। दूसरा ये कि जो ये कहा गया है उस हलफनामे में कि कोई भी मास पेपर लीक जो है वो नहीं हुआ है, कुछ सेंटर्स पे कहीं कहीं हुआ है, तो मतलब पूरी जैसा रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, ये एक तरीके से कहा है उन्होंने अपने हलफनामे में। अब देखते हैं इस पर आज जब सुनवाई होती है तब क्या होता है। और दूसरा ये है कि एक बड़ी खबर राजीव जी है कि जो चंद्रबाबू नायडू आए थे अभी दिल्ली, और आकर के उन्होंने प्रधानमंत्री से, कई मंत्रियों से मुलाकात की, तो अभी वो पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं उनके लोगों से भी जाकर अधिकारियों से मिले थे चंद्रबाबू नायडू। सरकार ने उसमें ये बताया कि साहब उन्होंने उनकी एक मांग मान ली है, और जो 60,000 करोड़ रुपए के लगभग की एक रिफाइनरी वहाँ बनाई जानी है, उसके लिए उसने फिजिबिलिटी के लिए उसके आदेश दे दिए हैं। इस पर जो जयराम रमेश हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, और जो 13th शेड्यूल था जिसके तहत वो हुआ था, गठन इसका हुआ था आंध्र प्रदेश का, उस आंध्र प्रदेश के गठन में जो था वो 13 शेड्यूल था, उसमें ये वायदा था, उसमें ये जिम्मेदारी थी सरकार की कि उसको वहाँ वो रिफाइनरी बनानी है और 6 महीने के अंदर उसकी फिजिबिलिटी इन कंपनियों को करनी है। यानी 2014 में जब बना था उसके 6 महीने के अंदर ये फिजिबिलिटी हो जानी चाहिए थी, जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद वो काम अभी तक नहीं हुआ। तो फिजिबिलिटी के आदेश हुए हैं, ना कि अभी उसके लिए इन्वेस्ट हो गया कि वो 60,000 करोड़ की बनेगी। फिजिबिलिटी पहले होगी, फिजिबिलिटी की रिपोर्ट 90 दिन में आएगी। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी दबाव में हैं, और कम से कम उस दबाव के कारण इन्होंने फिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए, जांच करने का आदेश दिया। चलिए फाइल चल निकली है, थोड़ी सी दौड़ी है, अब वो 90 दिन उसमें लगेगा, उसके बाद 90 दिन तक दबाव जो कम हो जाएगा। 90 दिन के बाद फिर वो दबाव बढ़ेगा कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट क्या आई है, और वो रिपोर्ट के आधार पर फिर काम किया जाए। ये राजीव जी कुछ बड़ी खबरें इस समय आई हैं। जी बिल्कुल बड़ी खबरों में मनीष सिसोदिया का जो केस है वो फिर से उनकी जमानत याचिका पर जो सुनवाई है वो होनी है। संजीव खन्ना की बेंच, 3 जजों की बेंच, और देखिए तीनों, एक संजीव हैं, 2 संजय हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार, ये 3 जजों की बेंच इस मनीष सिसोदिया के केस को सुनेगी। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट खबर ये भी है कि कल
अरविंद केजरीवाल ने जो हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, खासकर उनकी जो याचिका जो उनकी जमानत रद्द कर दी गई है, स्टे लगा दिया गया है उस पर सुनवाई के लिए, और उसमें साफ साफ कहा गया है कि हमें परेशान किया जा रहा है। और एक खबर कोर्ट से ये भी है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव के समय जो उनको जमानत पर छोड़ा गया था और उसके बाद एक और भी जमानत पर छोड़ा गया था, वो शायद पंजाब में, पंजाब के थे, वो पंजाब के एक्स मिनिस्टर हैं, उनको दी गई थी साधु सिंह धर्मसोत। उनको जो था मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए पंजाब हाई कोर्ट ने उसको जमानत दे दी थी, और उसमें उन्होंने इनके हवाला दिया था अरविंद केजरीवाल के केस का कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया है तो इसी आधार पर उसको दिया जाता है। उसके खिलाफ राजीव जी वो ईडी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची उसके खिलाफ जमानत रद्द कराने के लिए। उस पर कल जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की पीठ जो है उसने उसको रिजेक्ट कर, फटकार लगाई ईडी को, और ईडी की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है, और ये कहा है कि वो हमने जो अरविंद केजरीवाल को दिया था वो हमने अपने कौन कौन से अधिकार हैं संविधान के अंतर्गत, उसके अंतर्गत ये हमने उसको दिए थी। तो ये और एक और राजीव जी आज हुआ है मामला। अब वो आज मामला ये हुआ है कि एक केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ईडी से कि भाई आप लोग लंबे समय तक जो है ये आप ये ले लेते हैं जमानत, आप इस पे स्टे ले लेते हैं और उसके बाद आप ना ECI दाखिल करते हैं ना आप चार्जशीट दाखिल करते हैं, ये आखिर कब तक चलेगा? तो इस पर उस सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस पर जो जोएब हसन वकील थे ईडी की तरफ से, उन्होंने कहा कि आप हमको क्या ब्लेम कर रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि नहीं, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम अपने को इंटरस्पेक्ट कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। यानी कि अदालतें भी सोच रही हैं कि भाई ये कानून का माहौल किस तरीके से उड़ाया जा रहा है कि आप जमानत पर स्टे लेके आ जाते हैं और फिर आप ना उस पर कोई कार्रवाई करते हैं आगे, ना आप उस पर कोई ECI दाखिल करते हैं, ना आप कोई चार्जशीट दाखिल करते हैं। तो ये हो क्या रहा है असल में देश के अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इसमें सवाल उठाए राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत कुछ है, और इसी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका अशोक पांडे नाम के एक वकील ने भी लगाई थी, और एक नहीं बल्कि 200 से ज़्यादा याचिकाएं लगाई गई, और राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका थी कि उनकी जो सदस्यता, संसद की सदस्यता है, उसको रद्द किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर केस हुआ था, और केस ये था कि उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर वहां जो टिप्पणी की थी उस पर 2 साल की उनको सजा हुई थी, उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो गई थी, और इस पर स्टे मिल गया राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में। और इसके खिलाफ जब याचिका दोबारा लेकर आए ये वकील साहब, तो उनको फटकार ही नहीं लगाई गई, बल्कि उनको कहा गया कि अगर और ज्यादा आप बोले यहाँ पर तो आपके ऊपर, और चूंकि वो उनके ऊपर जो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, उस जुर्माने को खत्म करवाने के लिए, रद्द करवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन जस्टिस गवई ने उन्हें डांटा, फटकारा और बाहर कर दिया, और उन्होंने कहा कि अगर आगे एक शब्द भी आपने कहा तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर अवमानना का केस चलेगा। तो ऐसे जो वकील होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ याचिकाएं दाखिल कर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है वो अगर यहाँ कड़े तेवर दिखा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि यही वकील साहब वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुँचे थे, और वहाँ पर भी इन्होंने अभी जो राहुल गांधी जीत कर आए हैं रायबरेली से, उसके खिलाफ भी उन्होंने याचिका लगाई थी, और वहाँ भी फटकार लगी थी, और वहीं पर ये 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिसकी माफ़ी के लिए ये सुप्रीम कोर्ट आए थे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार सुर्खियों में बने रहने के लिए याचिकाएँ लगाते हैं, और उन याचिकाओं के सहारे वो सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट इन चीजों को अब कॉग्निजेंस में ले रहा है, देख रहा है, ध्यान दे रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो ईडी की तरफ से हो रही हैं, उस पर भी अगर कोर्ट और सख्ती से ध्यान दे तो शायद इस देश में बेगुनाह जो हैं वो उतने परेशान नहीं होंगे जितने परेशान होते हैं। तो कोर्ट से बहुत कुछ है। कोर्ट के अलावा आज क्या कुछ हो रहा है पॉलिटिकल, इसमें देश के जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें क्या कुछ चल रहा है, ये समझेंगे। जरा मैं बुलाना चाहता हूं अविनाश जी को, हमारे साथी। अविनाश जी, क्या कुछ चल रहा है उधर? महाराष्ट्र में MLC का चुनाव है, कल एक चुनाव तो हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में MLC का चुनाव, और इस चुनाव को लेकर दोस्तों आपको बता दूं गहमागहमी बहुत है, और गहमागहमी इतना है कि बीजेपी पहली बार अपने विधायकों को बचाने के लिए और वो अब उतर आई है
होटल और रिसोर्ट पॉलिटिक्स में, मतलब अपने विधायकों को होटल और रिसोर्ट्स में ले जाकर उसे छुपाने के लिए और संभाल के रखने की नौबत आ गई है बीजेपी के साथ। क्या कुछ चल रहा है? हाँ, महाराष्ट्र में ये पहली बार हो रहा है कि बीजेपी को अपने विधायक बचाने पड़ रहे हैं, और वो भी उस पोजीशन में जबकि वो सत्ता में है। एमएलसी चुनाव में वहाँ 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 12 कैंडिडेट आ गए हैं। ये स्थिति करीब वैसी है जैसे 2 साल पहले भी हुआ था। 2 साल पहले स्थिति ये थी कि बीजेपी विपक्ष में थी और इंडिया गठबंधन, उस समय इंडिया गठबंधन नहीं था, महाविकास अघाड़ी जो अभी भी है वो सत्ता में था। उस समय भी बीजेपी ने अपने विधायकों को रिसोर्ट में नहीं रखा था। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज बीजेपी को सबसे ज़्यादा खतरा अपने विधायकों की टूट का लग रहा है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, उनकी स्थिति ये है कि वो सिर्फ 2 एमएलसी अब की सीट जीत सकते हैं, लेकिन उन्होंने 3 कैंडिडेट उतार दिए हैं। और हालत ये है कि बीजेपी के जो एनडीए गठबंधन है उसमें 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, एनसीपी अजित पवार का गुट और शिंदे की शिवसेना। तीनों के विधायक टूटने की स्थिति में है, जबकि उद्धव ठाकरे साफ कह चुके हैं कि जो विधायक हमारे साथ छोड़कर गए हैं हमें उनका वोट नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हालत ये है कि शिंदे को ये जो है अविनाश, लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है, 31 सीटें इधर आ गई, इंडिया गठबंधन की तरफ आ गई 48 में से। इसके बाद परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं। हाँ बिल्कुल, 31 सीटें आने के बाद हालत ये हो गई है कि एनडीए का हर विधायक चाहता है कि वो इंडिया गठबंधन में चला जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव 3 महीने बाद ही होना है। और हालत ये है कि आज की तारीख में स्थितियां ये वैसे भी ये कहा जाता है बीजेपी को लोकसभा में जितना वोट मिलता है विधानसभा में उसमें 4-5% की कमी आ जाती है। तो इस हालत में 17 सीटें जब इन्हें मिली हैं एनडीए को लोकसभा चुनाव में, यदि उस हिसाब से देखें तो विधानसभा चुनाव में यदि 4% वोट डाउन होता है तो 288 सीटों में से इनको 88 सीटें मिलना भी मुश्किल दिख रहा है। तो इसलिए विधायक चाहते हैं कि सेफ घर पहुँच जाएँ। अजीत पवार गुट के अधिकतर विधायक चाहते हैं कि वो शरद पवार के पास वापस चले जाएं, और सबसे ज़्यादा खतरा अजीत पवार गुट में ही टूट का दिखाई दे रहा है। हालत ये है कि अजीत पवार ने करीब 60 कमरे होटल के बुक कराए हैं, 5 स्टार होटल के। उनके पास 40 विधायक हैं, लेकिन 6 विधायकों की उनको कमी पड़ रही है। एक एमएलसी सीट जीतने के लिए 23 विधायकों का समर्थन चाहिए। हालत यह है कि बीजेपी ने 5 उतारे हैं उम्मीदवार, बीजेपी के पास में भी 12 वोट कम पड़ रहे हैं। बिल्कुल, जरा मैं अपडेट कर दूं जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर से न्यूज रूम से इस ब्रेकिंग न्यूज में आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं दोस्तों। और ब्रेकिंग न्यूज में एक सबसे बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं वो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में एमएलसी का चुनाव होना है और 11 सीटें हैं एमएलसी की, और 11 की जगह पे 12 कैंडिडेट उतारे गए हैं। 12 कैंडिडेट आ गए हैं। और सबसे बड़ी चीज की 2 पार्ट में बटा हुआ शिवसेना, 2 पार्ट में बटी हुई एनसीपी, और जो अजित पवार गुट है और जो शिंदे गुट है शिवसेना का, ये दोनों गुट जो है टूट की कगार पे है। यहाँ से कई सारे जो उनके विधायक हैं और सांसद हैं जो अभी जीत कर आए हैं, ये सब टूट की कगार पे हैं। ये सब वापस घर वापसी चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो सामने आ रही है वो यही कि जो इधर का पक्ष है, यानी शरद पवार गुट या उद्धव ठाकरे गुट, ये नहीं चाहता है, ये साफ साफ कह रहा है कि हम उनको वापस नहीं लेंगे। लेकिन ये लगातार अलग अलग चैनल्स के जरिए, चैनल्स मतलब ये टेलीविजन चैनल्स नहीं, वो चैनल उसके जरिए, पॉलिटिकल चैनल के जरिए वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि घर वापसी उनकी हो जाए। क्योंकि 288 सीटों वाली विधानसभा, और इस विधानसभा में अगर 88 सीटें भी आ जाए इस गुट को, जो महायुति की अभी सरकार है, तो बहुत बड़ी बात होगी। और इसमें चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बीजेपी के भी एक नेता टूट करके आ गए, और उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं कि चाहे वो शिंदे हों, चाहे अजित पवार हों, ये भी लगातार संपर्क में बने हुए हैं। हालांकि शिंदे के साथ बहुत मुश्किल होने वाली है। हाँ, एक्चुअल में क्या है, शिंदे भी पूरी तरीके से डिपेंड बीजेपी के ऊपर है, क्योंकि वोटों के मामले में चाहे शिंदे गुट का उम्मीदवार हो, चाहे अजित पवार हो, चाहे बीजेपी हो, तीनों के पास जो कैंडिडेट उतारे हैं पूरे वोट नहीं है। तो इसलिए एक पार्टी अपने वोट दूसरे को ट्रांसफ़र करने की स्थिति में भी नहीं है। तो इसलिए मुश्किल में शिंदे, बीजेपी और अजित पवार का गुट तीनों ही फंसे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा मुश्किल अजित पवार के साथ में है कि उनके सबसे ज़्यादा विधायक टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अजित पवार ने अपने विधायकों को एकजुट किया और उनको होटल में लेके गए हैं। लेकिन विधायक के ही जो पवार के संपर्क में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे भी पवार की तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि जो अजित पवार के गुट के विधायक टूटेंगे तो वो उनका जो वोट होगा वो इनडायरेक्टली जाके उद्धव गुट को ही मिलना है, क्योंकि सेकंड वरीयता पर फैसला होना है वहाँ पर।
पहली वरीयता के वोटों पर इसलिए फैसला नहीं हो पाएगा क्योंकि किसी के पास पूरे वोट नहीं है कांग्रेस को छोड़कर। कांग्रेस ने एक कैंडिडेट उतारा है, 23 वोट चाहिए और उसके 27 एमएलए हैं, यानी उसके पास। जरा इस पे और चर्चा करते हैं, आप बने रहिए। और दूसरी तरफ ये विजुअल दिखाता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियना से लौट आए हैं। और अब देखिए जरा इस विजुअल को फुल स्क्रीन ले आइए। यहाँ समझना जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री जब लौट के आते थे तो ढोल नगाड़े से स्वागत होता था। यहाँ पर कितने लोग स्वागत के लिए खड़े हैं वो आप लोग देख सकते हैं इस विजुअल में। अगर ये देखिए कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, आपको एक भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, सारे सुरक्षाकर्मी हैं वही दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक भी कोई दिखाई नहीं दे रहा प्रधानमंत्री। नड्डा जी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, नड्डा जी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। देश का हाल प्रधानमंत्री को कैसे मालूम पड़ेगा? आप जो पहले जब आए थे तो नड्डा जी से पूछा था कि देश के अंदर क्या चल रहा है, तो अब जब लौट के आए हैं तो प्रधानमंत्री अब देश का हाल किससे पूछेंगे? फिलहाल बस खबर ये है राजीव जी कि आज प्रधानमंत्री जो है अर्थशास्त्रियों से बैठक करेंगे और बजट पर विचार विमर्श करेंगे। अब बजट बनाएंगी निर्मला सीतारमण, अर्थशास्त्रियों से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। ये अजब तरीके की सरकार है कि बजट बनाए निर्मला सीतारमण, अर्थशास्त्रियों से चर्चा करें प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को कितना बजट समझ में आता है और कितनी सबसे बड़ी चीज कि आज तारीख कितनी है? आज तारीख 11 है और आज से ठीक 13वें दिन बजट पेश होगा। 13वें नहीं बल्कि 12वें दिन के 12वें दिन, क्योंकि 23 तारीख को होना है। 12वें दिन बजट पेश होना है। बजट छप के तैयार होगा, बजट पैक हो गया होगा, वो हलवा पार्टी हो गई, सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अब मैं अर्थशास्त्रियों से मिल लीजिए। कल वियना में भाषण दे रहे थे नरेंद्र मोदी और कह रहे थे कि हम उस देश में हमारे पिछले 10 साल में हर दिन एक कॉलेज खोला है हमने। पिछले 10 साल में हर दिन, हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खोले। जरा पता कीजिएगा कि कितने यूनिवर्सिटी 10 साल में कितने दिन हो गए। अगर मल्टीप्लाई कीजिए, एक साल में 365 मल्टीप्लाई इंटू 10 यानी कि नहीं 365 मल्टीप्लाई इंटू 10 यानी 3650 दिन। 3650 डिवाइडेड, जरा यश और आप लोग जरा 3650 डिवाइडेड बाय 7 कीजिए, कितना होता है? कितना, क्या इतने यूनिवर्सिटी हैं? मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने मिथ्या वाचन किया है। तो क्या देश में 521 यूनिवर्सिटी है? जरा चेक कीजिए गूगल पे जल्दी से। तो ये कल कह रहे थे। और क्या 3000 और एक चीज और कि क्या 3650 कॉलेजेस खुल गए? ये कल वियना में भाषण उन्होंने दिया है। उसी 5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बेचे जा चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल का निजीकरण हो चुका है, बंद किए जा चुके हैं। शायद उसी के लिए कह रहे हैं क्या? अब पता नहीं उसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। और अधिकांश उनमें से जो वो आरएसएस के संस्थाओं को दे दिए गए हैं। तो ये है, मतलब स्कूल बंद हुए, खुले नहीं है स्कूल। और जो राइट टू एजुकेशन था वो लागू नहीं हो रहा है। अगर आप किसी बच्चे का दाखिला कराना चाहें किसी अच्छे स्कूल में कि साहब वहाँ राइट टू एजुकेशन के तहत कितनी सीटें हैं, आप नहीं करवा सकते हैं। स्कूल मना कर देते हैं, माने नहीं यार राइट टू एजुकेशन। तो ये स्थिति है। तो स्कूल नहीं खुलने की बात तो छोड़ दीजिए, जो एक यूनिवर्सिटी खुली थी राजीव जी, आपको मालूम हुआ वो उसको बहुत बड़ा तमगा भी दिया गया था। वो जियो यूनिवर्सिटी खुली थी एक, उसका आज तक पता नहीं है वो कहाँ है जियो यूनिवर्सिटी, लेकिन बताया गया था वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जियो की खुल गई है। तो कागजों पे ही हम प्रधानमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। कल वो वही कह रहे थे कि हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी पिछले 10 साल में खोले गए हैं, हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी। तो इसीलिए लगभग 500-550 यूनिवर्सिटी क्या खुल गए? क्या लगता है खुले होंगे? मैं 550 यूनिवर्सिटी तो नहीं लग रहा है, शायद 2 दर्जन यूनिवर्सिटी भी खुल गए तो बहुत बड़ी बात है। 2 दर्जन मतलब 24 होती हैं। हाँ। 24 अंक में तो 24 ही कहते हैं ना, 2 दर्जन। हाँ, बिल्कुल। उल्टा कई यूनिवर्सिटियां जो डीम्ड यूनिवर्सिटियां थी उन्हें बंद कर दिया गया है एक साथ। अभी के 4 साल पहले प्रधानमंत्री जैसी पद पे बैठा हुआ इंसान अगर वियना में भारतवंशियों को, वहाँ के इंडियन डायस्पोरा को अगर वो संबोधित कर रहा है और वो अगर गलत जानकारी दे रहा है, तो ये प्रधानमंत्री के पास जानकारी नहीं है। इसका मतलब है प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो गलत जानकारी दे रहे हैं। और इस पर आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट के साथ बैठेंगे, तो अच्छी बात है, बैठिए, जानकारी ले लीजिए। तो प्रधानमंत्री की हम चर्चा
चर्चा और करेंगे दोस्तों, लेकिन जरा चर्चा में फिर से आना चाहता हूं उधर महाराष्ट्र की तरफ, इसलिए क्योंकि कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, कोर्ट के अपडेट्स जैसे आएंगे, कोर्ट में क्या कुछ होना है ये हम आप तक बता चुके हैं शुरुआत में ही। लेकिन उसके अलावा जो सबसे ज्यादा हॉट केक है वो महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में एमएलसी का चुनाव होना है, 11 एमएलसीज का चुनाव होना है और इस 11 में से 12 कैंडिडेट उतारे गए हैं और ये 12वां कैंडिडेट क्या गुल खिलाएगा। और उसके अलावा वहां पर जानते हैं कि 5 प्रमुख दल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक कांग्रेस, एक बीजेपी, ये तो रहते ही हैं, उसके अलावा 4 दल, 5 नहीं बल्कि 6 दल हैं, 6 दल हैं उस हिसाब से, और 4 दल हो गए हैं शिवसेना के। एक शिवसेना उद्धव गुट, शिवसेना शिंदे गुट, फिर एनसीपी शरद पवार गुट और एनसीपी भतीजा गुट यानी अजित पवार गुट। तो ये 6 दल हैं और ये 6 दल मिलकर क्या गुल खिलाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज कि अगर आज की तारीख में सत्तारूढ़ दल अपने विधायकों को, और वो सत्तारूढ़ दल जो विधायकों को की खरीद फरोख्त करता था, वो सत्तारूढ़ दल जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स में दूसरे दल के विधायकों को तोड़कर गोवा तो कभी सूरत तो वहां से होते हुए असम की राजधानी गुवाहाटी ले जाता था, वो अब अपने विधायकों को बचाए रखने के लिए होटल के कमरे बुक करा रहा है और होटल में लेके जा रहा है। इसका मतलब परिवर्तन हो चुका है, यहां पर मामला बदल चुका है, देश की सियासी हालत बदल चुकी है क्या। और आप बोल रहे थे, मैं रोक दिया था अविनाश, यहां पर अब राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं, परसों राहुल गांधी पहुंचेंगे, कल तो चुनाव होना है एमएलसी का और कल ही रात को काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हो सकता है 2-4 घंटे में रिजल्ट भी आ जाए एमएलसी के, उसमें ज्यादा काउंटिंग में ज्यादा समय लगेगा नहीं, रिजल्ट भी देर रात तक या 9-10 बजे तक आ ही जाएगा। लेकिन परसों जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो क्या इसका असर दिखाई देगा, जो एमएलसी का इलेक्शन है उसका भी असर दिखाई देगा। हालांकि राहुल गांधी जिस यात्रा में जा रहे हैं, वारी यात्रा जो कहते हैं, जो पुंडरगढ़ में है, पुंडरपुर में है, और विठोबा महाराज क्या मंदिर और उसकी झांकियाँ रुक्मिणी और विठल देव दोनों का, तो वो एक धार्मिक पहलू उसका ज़रूर है, लेकिन उसका सियासी पहलू भी है, वो सब देखा जाएगा। लेकिन एमएलसी चुनाव का असर पड़ता हुआ दिखाई देगा क्या उसमें? एमएलसी चुनाव का यात्रा पर तो नहीं, लेकिन 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर जरूर असर पड़ेगा। और यात्रा का भी असर पड़ना है विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि एक तो बीजेपी राहुल गांधी को हिंदू विरोधी कोशिश कर रही थी उनको ठहराया जाए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुई है। और उस यात्रा में बीजेपी के नेता शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन के से नेता शामिल हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी उसमें शामिल हो रहे हैं, राहुल गांधी भी हैं, शरद पवार भी हैं। और राहुल गांधी 14 तारीख को उस यात्रा में काफ़ी समय तक पैदल भी चलेंगे, यात्रा में शामिल रहेंगे। करीब 285 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है और यात्रा 17 तारीख को ख़त्म होनी है, लेकिन राहुल गांधी 13 और 14 तारीख को वहाँ पहुँच रहे हैं महाराष्ट्र में। बात एमएलसी चुनाव की करें तो एमएलसी चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो अपने विधायकों को रोक नहीं पा रही है, क्योंकि विधायक, उनका कहना है विधायकों का यदि उनकी सदस्यता जाती है तो चली जाए, क्योंकि मात्र 2-2.5 महीने का समय रह गया है। इसलिए विधायकों को आप उनकी सदस्यता का डर दिखाकर नहीं रोक सकते। उस डर बस खाली यही है कि कहाँ से वो जीत सकते हैं चुनाव, सेफ सीट कहाँ है। और बीजेपी के साथ उनको एनडीए में उनको अपनी सीट सेफ नहीं दिखाई दे रही है। और अजित पवार गुट के लिए तो ये दूसरा खतरा ये है कि उनको वो सीट मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। बीजेपी 40 सीटें उनको देने को भी तैयार नहीं है लड़ने के लिए। तो सबसे ज़्यादा खतरा एनडीए में ही टूट का दिखाई दे रहा है। और उम्मीद यही है कि जो 12 कैंडिडेट हैं उसमें से एनडीए का ही एक कैंडिडेट चुनाव हारता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इसकी घबराहट दिखाई दे रही है और वो अपने सभी विधायकों को होटलों में लेके जा रहे हैं। लेके जा चुके हैं। तकरीबन 200 विधायकों का समर्थन एनडीए के पास में है, लेकिन कहा जा रहा है कि 200 में से 180 वोट भी उनको मिल जाए तो उनके बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 200 में से 180 वोट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आप विजुअल्स देख रहे हैं लगातार, और ये उद्धव ठाकरे का विजुअल है। और उसके अलावा महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, नजरें निगाहें हमारी टिकी हुई हैं। आप अविनाश जी से सुन रहे थे कि महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति को थोड़ा और, आपके पास कुछ और है तो जरूर जोड़िए, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को जरा समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ से
तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश ने तस्वीर बदल दी और महाराष्ट्र ने बदल दी। ये दोनों राज्यों, बड़े राज्यों ने लोकसभा की तस्वीर तो बदल दी। आप देखिए 80 सीटें और इधर 48 सीटें लोकसभा की, लेकिन विधानसभा में भी ये तस्वीरें, अगर विधानसभा उत्तर प्रदेश में भी देर है, लेकिन विधानसभा से पहले एक और इस लोकसभा के बाद एक बड़ी चुनौती पेश होगी दोनों दलों के लिए, यानी कि इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों के लिए। वो है 10 सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव, और जो जब भी घोषणा हो जाए, जल्दी ही घोषणा होगी उसकी, 6 महीने के अंदर तो चुनाव करवाना ही है। और अब ये भी खबर आ रही है कि जल्दी ही इन तीनों राज्यों में, चाहे वो झारखंड हो या महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, इन तीनों राज्यों के चुनाव की घोषणा होगी। तो वैसे में हो सकता है कि इनके साथ ही विधानसभा, ये उपचुनाव भी करवाए जाएं। लेकिन कितनी चुनौती यहाँ पेश करते हुए दोनों राज्य दिखाई देते हैं केंद्र को। देखिए राजीव जी, बहुत ज़्यादा चुनौती पेश करते हुए नज़र आते हैं। खासतौर से अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो फौरी तौर पे अभी पहले महाराष्ट्र का नंबर है कि वो कितनी चुनौती दे रहा है। महाराष्ट्र बहुत गंभीर चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जो किया राजीव जी, एक तो ये कि उन्होंने अपना जो उनका सबसे विश्वस्त सहयोगी हुआ करता था, जिसके कंधे पर चढ़ करके वो महाराष्ट्र की राजनीति करते थे, और 48 सीटों में से अधिकांश उनके कब्जे में आ गई थी लोकसभा में 2019 में। उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया, और उस विश्वासघात का नतीजा ये निकला कि आज एनडीए जो है वहाँ आकर के 17 सीटों पर सिमट करके रह गया। ये देखने को आया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कड़ा सबक जो है वो हो सकता है कि आपकी जो तोड़फोड़ की राजनीति है उसका किस तरीके से आपको नुकसान होगा। महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी से अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए तैयार बैठी दिखाई पड़ रही है राजीव जी। तो ये एमएलसी के जो चुनाव होंगे, इसमें भी जब भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त होगी, और शिकस्त इसलिए होगी कि वैसे तो अगर देखा जाए विधायकों के समीकरण के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है वहाँ का समीकरण, लेकिन चूंकि अभी विधानसभा चुनाव है और इन विधायकों को सबको जनता के सामने जाना है, तो उन विधायकों को इस समय चिंता ये है कि वो जनता के सामने जाकर के क्या जवाब देंगे और जनता के सामने वो किस पार्टी के सिंबल पर जाएंगे, ये उनके सामने संकट है। तो मुझे लगता है कि जो लोग अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं और फिर चुन करके नई विधानसभा में आना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के या एकनाथ शिंदे की शिवसेना के या अजित पवार के एनसीपी के, वो सब क्रॉस वोटिंग करके इधर के लोगों को जितवाएंगे। इस तरीके की चीज़ें होंगी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई दिखाई पड़ रही है। एनसीपी के और एकनाथ शिंदे के और बीजेपी के विधायकों को ले जाया जा रहा है होटलों में और रिसोर्ट्स में बचाने के लिए। तो इसका राजीव जी प्रभाव ये होगा कि एमएलसी चुनाव में भी इनकी हार होती है, उससे चूंकि असर ये पड़ेगा कि नज़दीक में अब विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में माहौल बनेगा। उसके अलावा जो कि पहले से बना हुआ है और जिसको लोग समझ रहे हैं, और आपने देखा कि किस तरीके से एनसीपी के नेता, शिवसेना के एकनाथ शिंदे के गुट के नेता, बीजेपी के नेता, ये सब एक दूसरे के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से बयानबाजी कर रहे थे लोकसभा चुनाव में हार के बाद। तो अब लोकसभा चुनाव के हार के बाद जो बयानबाजी हो रही थी, उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस को जो था वो एक्शन लेते हुए कहना पड़ा कि भाई हम लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करें, इससे संदेश गलत जाता है। तो संदेश गलत जाता है, ये बात समझ में आ गई कि संदेश गलत जा रहा है, लेकिन वो संदेश पहले ही जा चुका है। आप बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे तो ये संदेश तो भले ही जाए कि आप एकजुट हैं, लेकिन ये संदेश तो जनता के बीच चला गया ना कि आप कमज़ोर हैं और जनता आपसे बदला लेना चाहती है। जनता के बीच जो संदेश है वो जनता के बीच है। ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी राजीव जी। अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हार मिलती है भारतीय जनता पार्टी को, तो इसका असर पूरे देश की राजनीति पड़ेगा राजीव जी। होता ये कि एक पिरामिड बनता है, उसमें बीच बीच में ब्रिक्स लगाई जाती हैं, ऐसे उसमें से कोई एक ईंट खिसकती है तो वो सिर्फ एक ईंट पर नहीं खिसकती है, वो ऊपर की जो चार जा रही होती हैं इस तरीके से वो भी दरकना शुरू होती हैं। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो एक तरीके से उस पिरामिड में से 2 ईंटें निकल गई हैं, और ये 2 ईंटें जो हैं पूरा भारतीय जनता पार्टी का पिरामिड जो है उसको गिराने की तैयारी कर रही हैं, और ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद ये पिरामिड जो है धड़ाम से गिरता हुआ नजर आएगा राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद की क्या स्थिति होगी वो हम देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि आज की तारीख में क्या हो रहा है, और इस न्यूज रूम से हम आप तक वही पहुंचा रहे हैं कि खबरें क्या कह रही हैं, क्या कुछ कोर्ट से अपडेट्स हैं, क्या कुछ राजनीतिक गलियारों से अपडेट्स हैं, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट से जो अपडेट्स हैं उनमें सबसे बड़ी चीज कि कल ईडी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में, क्योंकि उनकी जमानत की याचिका को रद्द न करते हुए उस पर स्टे लगाया गया, परमानेंट स्टे लगा दिया गया था। यही था अरविंद केजरीवाल वाले मामले में, और उस पर कि ईडी जानबूझकर अरविंद केजरीवाल के साथ यहां भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है, ये कहा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और इस याचिका पर
सुनवाई होनी है, उधर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई होनी है और वो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। और वो संजीव खन्ना की बेंच, दो संजय प्लस संजीव खन्ना जस्टिस तीनों हैं और इनके ये जो बेंच है ये सुनवाई करेगी। नीट के मामले पर केंद्र सरकार ने, सीबीआई ने जो हलफनामा दायर किया है, उस हलफनामा में उनका कहना है कि यहाँ कोई भी किसी तरह की का छेड़छाड़ नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले ही, चूंकि सीजेआई खुद इस पर अपनी बात रख चुके हैं, तो उस पर भी नीट के मामले में भी बहुत सारे अपडेट्स अभी बाकी हैं और आज आना है। तो नीट का मामला हो, सीजेआई कुछ अपडेट है? अपडेट नहीं राजीव जी, एक अपडेट ये है कि जो अडानी जी को लेकर के बहुत चर्चा होती रहती है और प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान कहा भी था कि अंबानी और अडानी जो वो टेम्पो भर भर के काला धन जो थे वो पहुंचाते थे कांग्रेस के यहाँ, शहजादों के यहाँ, ये उन्होंने कहा था। तो अब उन अडानी जी के जो एक कच्छ में उनका एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बन रहा है राजीव जी, तो उसमें जो परियोजनाएं हैं वो किस तरीके से पर्यावरणीय खतरों को बढ़ाएंगी और लोगों के स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ाएंगी, इसको लेकर के एक एनजीओ है सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, उसने इस पर एक रिपोर्ट जारी की थी और वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी। अब केंद्र सरकार ने उस एनजीओ का FCRA पंजीकरण रद्द कर दिया है, जिसने अडानी की इन परियोजनाओं को लेकर के सवाल उठाए थे कि अडानी जी की ये परियोजनाएं जो हैं किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है और पर्यावरण के लिए खतरा बन रही हैं। तो ये टेम्पू भर के कहाँ जा रहे हैं राजीव, तो इस टेम्पू से इसका क्या संबंध है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अदानी का मामला भी, और उसमें जिस एनजीओ ने अदानी के ऊपर सवाल खड़े किए, उस एनजीओ का FCRA जो है वो रद्द कर दिया गया। और ऐसे कई सारे ऐसे एनजीओ हैं जिनका FCRA रद्द किया गया है, वो विदेशी फंड नहीं ले सकते हैं। और उसके अलावा ये अडानी का मामला, और बार बार अडानी का नाम, अडानी के मामले आते रहेंगे, लेकिन कोर्ट से लेकर और सड़क तक जो कुछ चल रहा है उसमें राहुल गांधी के खिलाफ जो याचिका लगाई गई थी और याचिकाकर्ता के ऊपर भी जुर्माना लगाया गया, उसे डांट कर भगाया गया कल परसों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इसके अलावा 43 नंबर पर शायद नीट का मामला है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो 43 नंबर पे अभी कोर्ट में 18वें नंबर के केस की सुनवाई हो रही है। तो अगर जल्दी हो जाता है तो नीट के मामले में क्या कुछ हो रहा है कोर्ट के अंदर, वो हम आपको सीधे ले चलेंगे कोर्ट रूम और वहां से बताएंगे। लेकिन नीट का मामला बहुत गंभीर मामला है, और इसलिए भी क्योंकि युवाओं के भविष्य का मामला और उसमें बहुत बड़ी धांधली की आशंका है। इस हिसाब से भी ये मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। और दूसरी तरफ कल आप याद कीजिए, जब नीट का मामला आता है तो गुजरात और बिहार का जिक्र खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि गुजरात और बिहार एपी सेंटर रहे हैं और दोनों राज्य डबल इंजन की सरकार के तहत हैं। यानी गुजरात में भी वहाँ बीजेपी की सरकार है और इधर बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले हों, लेकिन वो तीसरे नंबर की पार्टी हैं और उनका साथ देते हुए बीजेपी, यानी बीजेपी की सरकार बिहार में भी। और यहीं पर नीट का भंडाफोड़ सबसे ज़्यादा हुआ है। और जो बची खुशी जो हालत है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी कुछ ऐसी खबरें आई थी। तो ये सब अगर मिलाकर देखें तो कल बिहार से, इसलिए बिहार का जिक्र यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि कल बिहार में आपने देखा कि नीतीश बाबू जो हैं वो दौड़े दौड़े एक इंजीनियर का पैर छूने के लिए आगे बढ़े थे कि किसी तरह पुल बनवा दीजिए और इसको देर मत कीजिए। ये पुल बन रहा है पटना के गंगा नदी के ऊपर, और ये लंबा पुल बनना है, लगभग 31.5 किलोमीटर का पुल बनना है, जिसमें 3.5 किलोमीटर का एक पैच है जिसके उद्घाटन के लिए गए थे और CM, और वहाँ पे वो पैर छूते हुए नजर आए, पैर पकड़ने की कोशिश करते हुए नजर आए, क्योंकि उनकी चाहत है कि जल्दी से जल्दी चुनाव से पहले ये पुल तैयार हो जाए। लेकिन जब ये बातें हो रही थी तो एक पुल गिर रहा था। यहाँ खबर यह है कि जब ये सारी बातें चल रही थी तो बिहार में एक और पुल गिर रहा था, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया था। अगर ट्वीट हो तो ज़रा निकालिए क्या ट्वीट उन्होंने तेजस्वी यादव ने किया था। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये सारी खबरें इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि कई बार होता क्या है, हम लोग भी शाम को जो न्यूज़ पॉइंट आप देखते हैं या बाकी हमारे जो कार्यक्रम देखते हैं उसमें बहुत सारी खबरें नहीं आ पाती हैं। इसीलिए न्यूज़ रूम से हम इस समय 11 से 12 के बीच
12:15 तक, 12:30, जब जैसे ज़रूरत होती है उस हिसाब से समय ऊपर नीचे, लेकिन 1 घंटा तो आप तक हम रहते ही हैं, पहुंचाते ही हैं खबरें, इसलिए क्योंकि वो तमाम खबरें आप तक हों जो फर्स्ट हैंड हों, सीधी खबर जैसी है वैसी, बिना तोड़े मरोड़े और आप तक पहुंचे, और इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट नीट के मसले पर दाखिल कर दी। उधर जब नीतीश बाबू पैर पकड़ रहे थे इंजीनियर साहब के, तो उसी समय एक पुल गिर रहा था, उसके बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया राजीव जी कि बिहार में आज एक और पुल हुआ ध्वस्त। बिहार में विगत 3 हफ्तों में अब तक केवल, हाँ, तो ये है, बिहार में आज एक और पुल हुआ ध्वस्त। बिहार में विगत 3 हफ्तों में अब तक केवल और केवल बस 16 ही पुल गिरे हैं। 3 हफ्तों में, यानी 21 दिन होते हैं 3 हफ्ते में, और केवल 16 ही पुल गिरे हैं। और इस सदाचारी पुलों के गिरने में सरकारी भ्रष्टाचार, 18 वर्षों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी की कहीं कोई गलती नहीं है ना? ये एक तंज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। 18 वर्ष शासन के बाद भी सब दोष विपक्ष का ही है। बिहार हैशटैग है, और ब्रिज कॉलेप्स हैशटैग है, और हैशटैग ट्रेंडिंग है। तो ये तीनों जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर हैशटैग। लेकिन उसके साथ ये जो सवाल है कि इन सदाचारी पुलों के गिरने में सरकारी भ्रष्टाचार, 18 वर्षों की जो बातें यहाँ लिख रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर। 18 वर्षों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी की कहीं कोई गलती नहीं है। नीतीश कुमार और बीजेपी की कोई गलती है ही नहीं, ये सवाल करते हुए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, तो पुल गिर रहे हैं और लगातार बिहार में, लेकिन उसके साथ साथ सियासत में कितनी गिरावट आ गई है वो हम लोग, महाराष्ट्र तो उसका उदाहरण है ही। कुछ और है आपके पास अमलेंदु जी? अभी नहीं, इस पुल पे क्या कहेंगे? नहीं, पुल पे तो राजीव जी पुल भी गिर रहे हैं और सरकार का इकबाल भी गिर रहा है, और डबल इंजन की जो सरकार है उसका भ्रष्टाचार जो है वो भी सामने आ रहा है। सुशासन बाबू की छवि भी गिर रही है राजीव जी, वो भी उसी तरीके से पानी में बह जा रही है जिस तरीके से पुल बह रहे हैं। मोदी जी ड्रोन लेकर के कहाँ घूमते रहते हैं, उनको पता नहीं चला कि उनके ड्रोन जो है 18 पुल जो 16 पुल गिर गए, और ड्रोन पकड़ में नहीं आया अभी तक। सवाल मोदी जी के ड्रोन के ऊपर है, क्योंकि वो ड्रोन तो सब कुछ पकड़ लेता है जब उनका मन करता है, वो जब ड्रोन से देख लेते हैं कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये भ्रष्टाचार मोदी जी की नज़र से आखिर ओझल कैसे हो गया? अब तक ना कोई सीबीआई पहुंची, ना ईडी पहुंची, कहीं कुछ नहीं पहुंची है। जबकि बताया गया कि कल जो है वो हरियाणा में छापेमारी हो रही थी ईडी की, लेकिन ये यहाँ नहीं जा रही है, पुल गिर रहे हैं, यहाँ ईडी नहीं पहुंची। राजीव जी, ईडी पे काम ज़्यादा आ गया है क्या? समय नहीं मिल पा रहा है? ये सवाल तो बनता है निश्चित तौर पर। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उनका ड्रोन कहाँ कर रहे थे उनको। हालांकि ड्रोनाचार्य बहुत से लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं, हम लोग इस बात को नहीं कह सकते कि वो ड्रोनाचार्य हैं या क्या है, लेकिन उनका खुद का वक्तव्य था कि वो ड्रोन से देख लेते हैं कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ काम हो रहा है, वो उससे सब देख लेते हैं। तो ड्रोन से ये नज़र आनी चाहिए थी। 16 पुल गिरे हैं अगर 3 हफ्ते में कुल मिला के, तो ये आखिर जिम्मेदारी किसकी? किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नीतीश बाबू ने तो छोड़ दी जिम्मेदारी, वो तो हाथ भी जोड़ रहे हैं और पैर भी जोड़ रहे हैं। तो अब वो हाथ पैर जोड़ने पे आ गए कुल मिला के। इसका मतलब समझ चुके हैं कि जैसे पुल गिरे वैसी सरकार गिरने वाली है। अब ये पता नहीं गिरने वाली कि नहीं गिरने वाली राजीव जी, लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं निश्चित तौर पर। बिल्कुल, पुलों का गिरना ये भी सवालों के घेरे में है। एक नहीं बल्कि 18 पुल गिर गए अगर, तो इस पर सवाल उठेंगे, क्यों आखिर बार बार पुल गिर रहे हैं? ये सवाल उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं। और 21 दिनों में अगर 18 पुल गिर गए बिहार में, और सिर्फ बिहार में, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और क्या यहाँ पर पॉलिटिकल कहीं ना कहीं कोई ऐसी परिस्थितियां नजर आती हैं जो आपको बताती हैं कि पॉलिटिकली आप इतने गिर चुके हैं कि आपको जो ध्यान देना चाहिए अपने क्रियाकलापों पे, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये एक गंभीर मसला है, लेकिन इंपॉर्टेंट मसला है, और इस पर सबका ध्यान जाना चाहिए। महाराष्ट्र की खबरें हम आप तक पहुंचा चुके हैं, और इधर कोर्ट में जो कुछ चल रहा है उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट पर खासकर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। आज बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट से आना है, लेकिन उसके साथ साथ राहुल गांधी परसों जाने वाले हैं पंढरपुर, और वहाँ से एक नई सियासत की शुरुआत होगी। राहुल गांधी का महाराष्ट्र दौरा, 2 दिनों का ये दौरा, और कि इसके लिए स्पेशली राहुल गांधी को इनवाइट करने के लिए दिल्ली आए थे शरद पवार। इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप याद कीजिए, जब सदन की कार्रवाई चल रही थी, शरद पवार और राहुल गांधी के बीच एक लंबी बातचीत हुई थी, 1 घंटे की बातचीत, और उसमें सुप्रिया सुले भी थी और भी लोग आए थे, और राहुल गांधी को इन्होंने इन्वाइट किया था। तो एक महत्वपूर्ण
ये पूरा घटनाक्रम, और इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि राहुल गांधी जो हैं वो अब इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख नेता के तौर पर सामने आ चुके हैं। और इंडिया गठबंधन यहाँ से राहुल गांधी को, और जैसे आप याद कीजिए अभी कुछ दिन पहले संजय राउत ने कहा था कि अगर हम लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का नेता घोषित कर देते तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हालांकि राहुल गांधी कल परसों तक थे वहां, रायबरेली में परसों थे। लगातार एक हफ्ते तक राहुल गांधी ने इस नई सरकार को हिलाकर रख दिया, क्योंकि मणिपुर गए तो वो परेशानी ज़्यादा वहां पर नजर आई। लेकिन यहां से एक दूसरी तस्वीर जो यहां दिखाई देती है वो ये है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख नेता के रूप में नजर आते हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी को जो विपक्ष का नेता बनाया गया था वो पूरे इंडिया गठबंधन की सहमति से बनाया गया था, जबकि कांग्रेस को जरूरत नहीं थी उनकी सहमति लेने की, क्योंकि नियम साफ है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता ही जो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में जहाँ पर भी हो वो नेता प्रतिपक्ष बनता है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने पूरे इंडिया गठबंधन से राय मशवरा लिया और सभी ने बोला कि राहुल गांधी इस पद के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, जबकि राहुल गांधी बनना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने समय भी लिया, लेकिन जब पूरे गठबंधन के सहयोगियों ने उन पर दबाव बनाया तो वो इसके लिए तैयार हो गए। और दूसरा, राजीव जी, राहुल गांधी उन जगह जा रहे हैं जहाँ इस समय चुनाव नहीं है। हम लोग कहते हैं कि मोदी जी के दौरे जिस राज्य में शुरू हो जाते हैं, हम मान के चलते हैं कि 6 महीने के अंदर वहाँ चुनाव होने वाला है। लेकिन राहुल गांधी मणिपुर गए, वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र में गए, वहाँ चुनाव नहीं होना है अभी। इससे पहले भी उनके जो दौरे हुए हैं वहाँ कहीं चुनाव नहीं है। पंढरपुर में उनको न्योता दिया गया शरद पवार के द्वारा, तो इसलिए वो जा रहे हैं, नहीं तो महाराष्ट्र में उनका हाल फिलहाल में कोई दौरा भी नहीं हुआ था। और पंढरपुर में भी आपको पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई देगा कि सभी दल के नेता वहाँ जुड़ेंगे। ये धार्मिक यात्रा है, तो इसलिए राहुल गांधी वहाँ कोई राजनीतिक बयानबाजी तो नहीं करेंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन उसके राजनीतिक मायने जरूर निकाले जाएंगे, क्योंकि 2.5 महीने बाद ही वहाँ पर चुनाव की घोषणा, क्योंकि सितंबर के लास्ट तक वहाँ चुनाव का ऐलान हो जाएगा। अक्टूबर में महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है, तो इसलिए इसके राजनीतिक मायने जरूर निकाले जाएंगे। और बीजेपी पहले से इसमें बैकफुट पर दिखाई दे रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, क्योंकि उस यात्रा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मामला ये है कि उस यात्रा में सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेट करते हैं वो दलित वर्ग के लोग करते हैं। और दलितों ने इस चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट इंडिया गठबंधन को दिया है। उसका असर यूपी में भी दिखाई दिया है, उसका असर महाराष्ट्र में भी दिखाई दिया है और पूरे देश में दिखाई दिया है। तो बीजेपी को समझ ही नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी के महाराष्ट्र यात्रा को लेकर वो क्या करे। यदि राहुल गांधी पर कोई अटैक करती है तो हिंदू विरोधी छवि उसकी खुद बन जाएगी, क्योंकि वो एक धार्मिक यात्रा में जा रहे हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी को हिंदू विरोधी साबित करने की भरपूर कोशिश हुई उनके भाषण के बाद से। जब राहुल गांधी ने भाषण दिया था सदन के अंदर, उसके बाद से ज़्यादा जरा मैं कहूँगा अपनी टीम को, अगर राहुल गांधी का वो भाषण जो सदन में दिया था उन्होंने हिंदू समाज पे, अगर वो निकाल के दिखा पाएँ, अभी ले आ पाएँ तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ जो अविनाश कह रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या राहुल गांधी को आप हिंदू विरोधी साबित करने के चक्कर में खुद ही कहीं ना कहीं आप फंस चुके हैं। आइए जरा सुन लेते हैं। राहुल गांधी ने संसद के अंदर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका पहला जो भाषण हुआ था, आप लोग कई बार सुन चुके हैं, लेकिन यहां पर चूंकि ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगला 3-4 दिन जो है वो राहुलमय होने वाला है। या आप याद रखिए कि राहुल गांधी महाराष्ट्र जाएंगे और उसमें भी एक धार्मिक आयोजन में, जब वो 1 नहीं बल्कि 2 दिन रहेंगे, और उनको इन्वाइट करने खुद शरद पवार आए थे दिल्ली, और उसके बाद जब राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे तो क्या कुछ होगा। पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी ने कहा क्या था। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक बार सुनिए। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है
सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। तो साफ साफ जब कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर कि विषय बहुत गंभीर है और इससे हिंदू समाज का जिक्र यहां जब ला रहे हैं, तो साफ साफ वहीं पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये बीजेपी का ठेका नहीं है। और ये जो बात यहाँ आखिरी सेंटेंस ठेका वाली जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने यहीं पर क्लियर कर दिया था। और अभी मुक्तेश्वरानंद ने जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद वीडियो भी बनाए थे आप लोग, और उन्होंने जो बयान दिया था बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उसके बाद से जितने भी धार्मिक गुरु हैं हिंदू समाज के, उनके बीच जाकर मीडिया के लोगों ने उनसे बाइट लेकर राहुल गांधी को डिफेम करने की कोशिश की। उन लोगों ने बिना देखे हुए राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि राहुल तो ऐसे ही हैं, राहुल वैसे हैं, ये सारी बातें होती रही। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद पहले शंकराचार्य थे जिन्होंने साफ साफ कहा कि जब मैं ये देख रहा था, सुन रहा था, तो मैंने सबसे पहला काम किया कि मैं उस पूरे उनके भाषण को सुना और उनके भाषण में कहीं भी ऐसा नहीं है। और उन्होंने इस पूरे भाषण को जो अभी हम लोग सुन रहे थे, इस भाषण का जिक्र किया कि राहुल गांधी ने कहा क्या है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आप कुछ भी बयान देते हैं तो कम से कम उससे पहले सोच तो लीजिए कि हाँ सामने वाले ने कहा क्या है, तब तो आप प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन चलिए, ये कहानी अब आगे बढ़ चुकी है। एक मंदिर में राहुल गांधी, वो प्रवेश द्वार पर राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी गई है और राहुल गांधी को पैरों से कुचल के मंदिर के अंदर जा रहे हैं, तो यह साफ जाहिर होता है कि हिंदू समाज के लोग कितने हिंसक हो गए हैं। और मुझे यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है क्योंकि आप जब हिंसा पे उतारू नहीं हैं तो फिर गांधी की हत्या कैसे हो जाती है? अगर आप हिंसा पे उतारू नहीं हैं तो इस देश में लिंचिंग कैसे हो रही है? अगर आप हिंसा पे उतारू नहीं हैं तो आज राहुल गांधी की तस्वीर पैरों से कुचल क्यों रहे हैं आप? ये बहुत सारी बातें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर समाज का एक वर्ग, अभी भी मैं पूरा हिंदू समाज नहीं, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ, तुम भी हिंदू, यहाँ 3 लोग तो हिंदू हैं, तो इसलिए हम तो हिंसा नहीं करते। लेकिन कैसे आप एक वर्ग जिस तरफ इशारा राहुल गांधी कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस बात को बहुत ज़्यादा गौर इस पर फरमाना होगा, देखना होगा अमलेंदु जी कि आखिर एक वर्ग हिंसक क्यों हो रहा है, एक वर्ग पॉलिटिकली इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है कि वो नादान इस देश के लोगों को, युवाओं को बरगलाने के लिए, भड़काने के लिए ये सारा काम कर रहा है। राहुल गांधी उसी दिशा में अपनी बात रख रहे थे। लेकिन अब जब पंढरपुर जा रहे हैं राहुल गांधी, तो यहाँ पर एक नई कहानी शायद उसकी शुरुआत होगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी को डिफेम करने की कोशिश में बीजेपी यहाँ क्या फंसती हुई नजर आ रही है, वो भी महाराष्ट्र में, खासकर जब ये यात्रा शुरू होगी 13 और 14 की यात्रा। निश्चित तौर पर राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राहुल गांधी को फंसाना चाहता उसमें वो बुरी तरीके से विफल रही है, और बल्कि विफल नहीं रही है, ये कहा जाए कि वही बेनकाब हो गई है। राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो ये कहा था कि आप लोग जो हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से संबंधित लोग जो हैं, आप सुबह से शाम तक नफरत और हिंसा फैलाते हैं, आप जो है वो खुद को हिंदू कहते हैं लेकिन आप हैं नहीं, ये उन्होंने कहा था। और एक तरीके से देखा जाए राजीव जी कि आज जो हम समाज के अंदर बढ़ती हुई हिंसा देख रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है राजीव जी वो असल में राजनीतिक विचारधारा है, उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना दूर दूर तक है ही नहीं। ये राजनीति में हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं और हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, यही बात है। और यही बात राहुल गांधी कहना चाहते थे और ये बात लोगों की समझ में भी आ रही है और जनता ने इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट भी दिया है।
कि आप जिस धर्म को राजनीति का हथियार बना रहे हैं उस धर्म का आप सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और राजीव जी, एक तरीके से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी ने समाज के एक बड़े वर्ग का जो मतलब मानसिक तौर पर जो उनको हिंसक बना दिया है, उनके अंदर चाहे वो हिंसा किसी भी तरीके की शाब्दिक हिंसा हो, चाहे वो जरूरी नहीं है कि वो हिंसा जो है वो ज़मीन पे आकर के लड़ाई झगड़े में ही दिखाई दे, अस्त्र शस्त्र के जरिए हो, मानसिक हिंसा भी एक होती है, जुबानी हिंसा भी होती है। तो वो मानसिक तौर पे हिंसक बना दिया है और जुबानी तौर पे भी हिंसक बना दिया है। दोनों चीज़ें हम लगातार देख रहे हैं। और सदन के अंदर, खासतौर से लोकसभा के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे राहुल गांधी के भाषण में, वो ये समझा जा सकता है कि राहुल गांधी के आरोप की वो सब पुष्टि कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से लोगों को हिंसक बना दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक वर्ग को निश्चित तौर पर हिंसक बनाया है, खासतौर से हिंदुओं के एक वर्ग को हिंसक बनाया है। वो मानसिक तौर पे भी है, शाब्दिक तौर पे भी है। और वो जो लिंचिंग होती है उस तरीके से देखा जाए, दंगे होते हैं उसको देखा जाए, मतलब हर तरीके से, मतलब कुल मिला के मानसिक तौर पे बना देंगे तो उसकी परिणति जो है वो दंगों में हो सकती है, मॉब लिंचिंग में हो सकती है, शाब्दिक हिंसा में हो सकती है, सोशल मीडिया पे ट्रोल्स के रूप में हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हम देख रहे हैं किस तरीके से सोशल मीडिया पर भी जो ये हिंसा होती है, मतलब वर्चुअल हिंसा भी एक राजीव जी हिंसा है। और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी मतलब सांप्रदायिक हिंसा एक तरीके से वर्चुअली जो है वो हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल आर्मी है वो इसका सबसे बड़ा जो एक तरीका है उद्गम स्थल है। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बहुत सारी खबरें जो हैं अविनाश, आने वाले समय में देखिए सुप्रीम कोर्ट की खबरें, सुप्रीम कोर्ट से बहुत कुछ आना है। अभी राहुल गांधी को उधर जाना, कल एमएलसी का चुनाव है, बहुत हलचल है, बहुत ज़्यादा हलचल। अगले सप्ताह ये हलचल आगे रहेगी और उसके बाद उसका अगला सप्ताह यानी 22 तारीख से, जो अगले का अगला मंडे है, 22 तारीख से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और 23 तारीख को जब बजट सामने होगा तो उसके बाद ये दोनों, खासकर जो बिहार और आंध्र प्रदेश हैं, इनका रुख क्या रहता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा उस समय। तो बहुत कुछ घटनाक्रम जो है बहुत तेजी से बदलते हुए देखेंगे। इसके बाद अगस्त का महीना और 12 अगस्त तक तो सदन चलना है और सदन की कार्यवाही के दौरान ये तय मानिए, क्योंकि दो हमने बयान देखे, एक बयान सभापति महोदय का, देश के उपराष्ट्रपति का बयान देखा, जो साफ साफ, और उनको देख भी रहे हैं हम लोग कि कितना सरकार के सत्ता पक्ष की तरफ झुके हुए नजर आते हैं। और दूसरी तरफ हमने इनका भी देखा, ओम बिरला का भी देखा, बिल्कुल सदन के अंदर, और उधर उपसभापति का भी देखा और उनका कल आर्टिकल भी पढ़ा, तो हरिवंश जी का। तो ये सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं सरकार और सत्ता पक्ष के तरफ ले जाते हुए और उनकी गलतियों पर पर्दा ढकने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब चूंकि इंडिया गठबंधन मजबूत है, विपक्ष मजबूत है, कई सारे जो दूसरे दल हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं, और जिसमें आपने देखा अब बीजेडी को समझ में आ रहा है कि ये क्या कौन सी गलती हमने कर दी, भूल ऐसी कर दी कि अपनी पार्टी खत्म हो रही है। मायावती को देखिए आप, मायावती को यहां हाथरस नजर नहीं आता। हाथरस में जो घटना, अभी की घटना नहीं, इससे पहले की जो घटना घटी थी, एक जो लड़की के साथ, दलित महिला के साथ जो कुछ हुआ था, और उस घटना पे मायावती चुप थी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं दलितों के साथ, दूसरे वर्ग के कम्युनिटी के लोगों के साथ जो हुआ उस पर मायावती चुप रही। लेकिन उसके बाद अब उनको भी लग रहा है कि मेरी पार्टी कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि एक भी सीट नहीं जीतना। उत्तर प्रदेश में राजनीति करते और देश में एक जनाधार रहा है बीएसपी का, और धीरे धीरे सिमट कर आप कहाँ रह गई, क्योंकि आप बी टीम में तब्दील हो गई थी। बीआरएस का हाल आपने देख लिया, बीजेडी का हाल आपने देख लिया, आपने शिरोमणि अकाली दल का हाल देख लिया, ऐसे तमाम दल हैं। आप नीतीश कुमार का हाल, वो भी अब तब में लगे हुए हैं, क्योंकि 43 सीटें हैं और नीतीश बाबू अगर इसी राह पे चलते रहे तो उनको भी पता है कि अगला जो चुनाव है विधानसभा का, जो अगले साल होना है नवंबर में, उस चुनाव में उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी। जो स्थिति, ऐसे भी खराब स्थिति पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में उनकी हो गई थी, 43 सीटों पे आ गए थे 75 से। तो ये सब जो है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आने वाला समय बहुत गहमा गहमी वाला रहने वाला है। और न्यूज रूम से हम लगातार ब्रेकिंग न्यूज आप तक तो पहुंचाते रहते हैं। कुछ आप खबर बताने वाले हैं? जी राजीव जी, एक ब्रेकिंग खबर ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो दायर की गई है राहुल गांधी के खिलाफ।
उद्धव ठाकरे के खिलाफ, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और ध्रुव राठी के खिलाफ। और उसमें आरोप ये लगाया गया है कि इन लोगों ने एक जो सब जुडिस मैटर था उसमें इंटरफियरेंस किया। वो मैटर क्या था कि जो रविंद्र वाइकर हैं, जो बिल्कुल जो 48 सीटों से जीते हैं, हाँ, तो उसमें जो एक 48 वोटों से जीते, उसमें जो एक खबर आई थी कि उनका जो एक रिश्तेदार था उसके उस पर OTP आता था, कि उसका उन्होंने ट्वीट किया खबर को लेकर के, उसको लेकर के ये कहा है। और जो रेस्पोंडेंट है उसने कहा है कि पिटीशन में ये कहा गया कि ये जो फैक्चुअली था वो गलत था और टैबलॉइड ने इसके लिए एपोलॉजी दाखिल कर दी थी, तो इसलिए ये जो है इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाया जाए, ये एक याचिका दायर की गई है राजीव जी। याचिका, लेकिन ये बहुत मजेदार केस है दोस्तों। आपको शायद पता होगा कि इस देश में सबसे कम वोटों से जीत, इस बार जो सबसे कम अंतर से जो जीत हुई है वो हुई है मुंबई उत्तर पश्चिम जो है उस सीट से रविंद्र वाइकर की बात कर रहे हैं। वो रविंद्र वाइकर जो हैं वो शिवसेना शिंदे गुट के हैं और उनकी जीत हुई, सांसद बन गए, लेकिन वहां पर शिवसेना उद्धव गुट का कैंडिडेट जीत रहा था और लगभग टोटल जो बताऊं 681 वोटों से वो जीत चुका था वो कैंडिडेट। लेकिन दोबारा डिमांड होती है रिकाउंटिंग की और रिकाउंटिंग में रविंद्र वाइकर को 48 वोटों से जीत मिलती है। कहानी यहां खत्म नहीं होती है, कहानी की शुरुआत यहां से होती है और वो ये होता है कि रविंद्र वाइकर की जब रिकाउंटिंग होने जाती है तो रिकाउंटिंग करवाया जाता है पोस्टल बैलेट का, और पोस्टल बैलेट को इलेक्ट्रॉनिकली रखा जाता है 2019 के बाद से। और इलेक्ट्रॉनिकली रखने के लिए रखा तो जाता है तो उस फाइल को खोलने के लिए OTP की जरूरत होती है। अब रविंद्र वाइकर के साले साहब जो हैं, ब्रदर इन लॉ, उनके मोबाइल पे OTP आता है और उस OTP को वहां का जो अधिकारी, चुनाव अधिकारी है, मैडम साहिबा हैं, वंदना कुछ नाम है उनका, वंदना सूर्यवंशी, तो मैडम साहिबा जो हैं वो बाद में इस पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन आखिर वंदना सूर्यवंशी के मोबाइल पे आना चाहिए ये OTP, और उस नियम के आधार पर यह है कि आप अगर OTP के लिए मोबाइल लेके आपको जाने की अनुमति है और वो सिर्फ और सिर्फ RO को लेकिन या ARO को, मगर किसके क्या RO या ARO के मोबाइल पर ना आकर वो रविंद्र वाइकर के मोबाइल के साले के मोबाइल पे अगर OTP आता है तो सवाल उठेंगे। और यही मामला पहुंचा हुआ है कोर्ट में और यही कहा गया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि किसी और के मोबाइल पे आता है, मोबाइल लेके आप काउंटिंग सेंटर पे जाते हैं और उसमें यह भी है कि आप मोबाइल सिर्फ और सिर्फ OTP के लिए ऑन करेंगे, उसके बाद स्विच ऑफ कर देंगे, लेकिन ये मोबाइल भी होगा RO या ARO का, लेकिन यहां RO ARO के पास नहीं, साले साहब के पास है। तो इसका मतलब यही है कि यहां कुछ दाल में काला है। मात्र 48 वोटों से जीत और इस इतने कम अंतर की जीत पर यहां चैलेंज किया गया है और यह मामला कोर्ट में है। और उसी पर चूंकि इस पर ट्वीट किया गया था राहुल गांधी की तरफ से, ध्रुव राठी की तरफ से और कौन है, उद्धव ठाकरे की तरफ से, आदित्य ठाकरे और संजय राउत। आदित्य ठाकरे, संजय राउत, देखिए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत तीनों एक ही उसके हैं, पार्टी के हैं, तो इन तीनों का ट्वीट मायने रखता है। राहुल गांधी चूंकि इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता के रूप में हैं, उनका ट्वीट मायने रखता है। और हम जैसे पत्रकार और बाकी जैसे ध्रुव राठी और बाकी लोगों ने इस पर अगर बात अपनी कही है तो ये तो एक सूचना तंत्र है जो पहुंचाते हैं, लेकिन इन सब के खिलाफ अगर मानहानि का दावा किया जाए और उस पर केस किया जाए तो आप कह ही क्या सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये 48 वोटों से जीत जो है, और उसमें भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो इस चुनाव में, जो पिछला बीता चुनाव है उसकी समीक्षा अगर करें और उसको सामने लेकर आए तो आपके खिलाफ 4-4 केसेस हो जाएंगे, 10-10 केसेस लगा दिए जाएंगे। लेकिन लोग हैं जो काम कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी के साथ, हम तक खबरें पहुंचा रहे हैं और ऐसी बहुत सारी गलतियों की पोल खोल रहे हैं। अभी महमूद प्राचा रोज पोल खोल रहे हैं, महमूद प्राचा रोज जो है वो CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग्स जो उसको लेकर पोस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से EVMs जो रखी जा रही हैं, किस तरीके से
स्ट्रांग रूम खोले जा रहे हैं, लोग अंदर घुस रहे हैं, बैग लेकर के जा रहे हैं, उस बैग के अंदर क्या है और फिर बाहर निकल कर के आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो जो हैं वो महमूद पाचा लगातार पोस्ट कर रहे हैं और सीरियली उसको पोस्ट कर रहे हैं, रोज़ जो इस तरीके पोस्ट करते हैं, जिससे साफ मालूम पड़ता है जी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपले निश्चित तौर पे हुए होंगे और अगर नहीं हुए हो तो इस पर चुनाव आयोग को इस पर सफाई देनी चाहिए। सरकार का तो इसमें पक्ष नहीं बनता है, चुनाव आयोग का पक्ष बनता है, चुनाव आयोग को इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए और जहाँ की ये वीडियो बताए जा रहे हैं वहाँ के जो रिटर्निंग अफसर्स हैं उनको इस पर सफाई देनी चाहिए और इसकी जाँच निश्चित तौर पर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो रविंद्र वाइकर हैं राजीव जी, इनके बारे में दो चीज़ें और हैं। एक तो इनको अभी ये क्लीन शीट एक मिल गई है, वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, सांसद भी हो गए हैं और वॉशिंग मशीन में भी धुल गए। इनके ऊपर एक मुकदमा था जो तो यहाँ की जो राज्य की अपराध शाखा है, आर्थिक अपराध शाखा, उसने उनको क्लोजर रिपोर्ट एक लगा दी है। दूसरा, इनका एक बयान बहुत वायरल हुआ था राजीव जी चुनाव से पहले। इन्होंने कहा था कि मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं जेल जाऊँ या फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाऊँ। तो मैंने एकनाथ शिंदे जी को अपनी समस्या बताई, उन्होंने मेरी समस्या को सुना और मैं अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना से उम्मीदवार हूँ। तो ये मतलब उन्होंने ये कहा था कि मेरे सामने दो रास्ते हैं, तो वो उन्होंने जेल जाना स्वीकार नहीं किया और वॉशिंग मशीन में धुल भी गए हैं और सांसद भी हो गए। ये बड़ी अच्छी बात है राजीव जी, उनको शुभकामनाएं। जी, अब वॉशिंग मशीन में धुल गए, सांसद हो गए और उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ कहीं ना कहीं जो खबरें आती हैं और उन खबरों को आप तक पहुँचाना हमारा फर्ज बनता है। और इस बीच आप जानते हैं कि नीट का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी गरमाया हुआ है और नीट के मामले पर क्या कुछ अपडेट रहेगा वो हम आप तक पहुँचाएंगे। आज हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट नीट के मामले पर फैसला सुना दे, क्योंकि CBI से उसने सुप्रीम कोर्ट ने जो हलफनामा दायर करने के लिए कहा था, CBI ने दायर किया और CBI ने नहीं माना है कि उसमें कोई गड़बड़ी हुई है। CBI का वो मामला आगे अब उस पर क्या रिजल्ट में तब्दील होता है, क्या फैसला आता है, वो सब कुछ रहेगा। उसके साथ साथ सियासी गलियारों में भी बहुत कुछ हो रहा है और उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं, राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे तक और इधर शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, सब तरफ। और बारिश, पुलों का गिरना, इन सब के बीच खबरें बहुत हैं जो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। इस कार्यक्रम को यहीं समेटने की कोशिश करता हूं और बहुत कुछ हम लोग बता चुके हैं, उसमें और कुछ अपडेट अगर हो तो बताइए और आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ से आज के दिन की जो शुरुआत हो रही है उसमें एक रूपरेखा, दिन की शुरुआत, और उसमें कौन कौन सी खबरें हैं, क्या खबरें जो सुर्खियां बन सकती हैं, शाम तक वो हमारे साथ आप बने रहिए और लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते ही रहते हैं। कुछ आप बता रहे हैं? नहीं राजीव, वो जो एक उसका जिक्र किया था मैंने कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि भाई आप जो है बेल ऑर्डर पे स्टे ले आते हो, दाखिल नहीं करते हो, उसमें पूरा वो आ गया है मामला। तो ये मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट ने एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और उसमें एक परविंदर सिंह खुराना एक्यूज थे, उनको ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट ने उसको जो था वो टेम्परेरी स्टे कर दिया था बेल ऑर्डर को और इस पर जो था वो सवाल उठाया था बेंच ने, और बेंच थी जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की। उन्होंने ये मामला सुनते हुए कहा था और ये कहा था कि भाई आप जो है इस पे आपने बेल ऑर्डर पे आप लगा देते हैं बिना किसी रीज़न के स्पेसिफाई करते हुए कि क्या रीज़न है, क्या कारण आप इस पर रोक लगा रहे हैं, और ईडी जो है इसको फिर लंबे समय तक टालती है। तो इस मसले पे ये आया था, तो अभी ये सूचना एक आई है। जी बिल्कुल, तो ऐसी बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं दोस्तों, और अभी से थोड़ी देर बाद 2 बजे आप देखिए खरी खरी और 4 बजे देखिए नजर और नजरिया और 7 बजे मेरे साथ देखिए न्यूज पॉइंट। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ इसी न्यूज रूम से आप तक वीडियो के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, पहुंचाते रहते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DB लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी और हमारी पूरी टीम जो न्यूज रूम में मौजूद है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो अब तक जुड़े रहे इस कार्यक्रम के साथ और अपनी बात हम तक कमेंट बॉक्स के जरिए पहुंचाते रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।